बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहूँगी जी। आज जुम्मे का दिन है और आपको पता है जुम्मा वैसे तो बड़ा बाबरकत दिन होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जी बहुत सारे लोगों का वीकेंड भी होता है। फिर फ्राइडे वाले दिन ना मैं स्पेशल एनर्जी के साथ और अच्छे मूड के साथ आती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है 2 दिन मेरी छुट्टी है और छुट्टी है। अल्लाह मियाँ प्लीज़ कोई मेरी इस छुट्टी को नज़र ना लगाए, आमीन। ये मैंने साथ बोल दिया। ऐसे मैं रोज़ अनाउंस हर वीकेंड पर अनाउंस करती हूँ ना कि मेरी छुट्टी ऐसे नज़र ही लग जाती होती है कभी कभी। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, पाकिस्तानी टीम को जो नज़र लगी है अल्लाह करे वो नज़र उतर जाए। और वो आज उतरने के लिए कुछ ही देर में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसका आगाज़ होने वाला है और कुछ ही देर में टॉस हो जाएगा और उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। क्रिकेट के शायकीन, क्योंकि हम अब कल भी यही बात कर रहे थे कि आजकल क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर बड़ी हैपनिंग है, बड़ी एक्साइटमेंट है और बहुत कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन हमारी तरफ से हमें मौका नहीं मिल रहा है सेलिब्रेशन का। 2 मैचेस की सीरीज़ का जी पहला मैच आज, जबकि दूसरा मैच जो है वो 25 जनवरी को होगा। और वेस्ट इंडीज़ की टीम में कुछ नए और कम जो कह लें तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी टीम की क़यादत जो है वो शान मसूद करेंगे। और साउथ अफ्रीका से जी हालिया वाइट वॉश का शिकार होने के बावजूद हम होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देने के लिए कुछ प्रिपेयर नज़र आ रहे हैं। सीरीज़ की तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो जनाब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये 19th टेस्ट सीरीज़ होगी। पिछली 18 सीरीज़ में से पाकिस्तान ने 6 और वेस्ट इंडीज़ ने 5 सीरीज़ जीती हैं, जबकि 7 सीरीज़ जो हैं वो बराबर ड्रॉ हुई हैं। और जब पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पे जी 7 सीरीज़ खेली हैं, जिसमें 3 में कामयाबी हासिल की है, सिर्फ 1 में शिकस्त हुई है और 3 सीरीज़ बराबर रही हैं। वेस्ट इंडीज़ के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान की सरजमीन पे जी हमारे होम ग्राउंड पे उन्होंने 9 के करीब सीरीज़ खेली हैं और सिर्फ 1 सीरीज़ जीते हैं। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 2 मरतबा क्लीन स्वीप भी किया। इसके बरक्स वेस्ट इंडीज़ कभी भी पाकिस्तान को सीरीज़ में वाइट वॉश नहीं कर सका। इस एंड वाले जुमले का मकसद और पर्पज़ ये था कि आपने परेशान नहीं होना, हालात वाक़यात अभी अंडर कंट्रोल है। और आज जो ये सीरीज़ का आगाज़ होगा इसमें पाकिस्तानी टीम की तैयारी कैसी है, क्या हो रहा है, पिच कैसी है, हमारे जो कैप्टन हैं उनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस पर हम तज्जिया लेंगे। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नुमान। जैसे टीम तैयार है अपने होम ग्राउंड पे, आप तैयार हैं तज्जिए के लिए? क्या लग रहा है जी आज क्या होने वाला है? पहला मैच है, टेस्ट मैच है और अभी ताज़ा हमने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, हम वाइट वॉश होकर आए। देखिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो करंट साइकिल है इसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों टीम्स की आखिरी सीरीज है और ये सीरीज डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम लास्ट पे फिनिश करेगी और कौन सी टीम सेकंड लास्ट पे फिनिश करेगी। तो दोनों टीम्स के लिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल इतना अच्छा नहीं रहा। ओवरऑल ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान को होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है, होम कंडीशंस का भी एडवांटेज है। और जिस तरह आपने पिच की बात की है तो ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 4-5 डेज हमने देखा है कि मुल्तान की पिच की जो प्रिपरेशन है उसके लिए बड़ा यूनिक मेथड जो है वो फॉलो किया गया है। जिस तरह हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो इस तरह कवर किया गया था मुल्तान की पिच को, क्योंकि ओवरऑल जो कि पाकिस्तान में सर्दी है, सदर्न पंजाब की साइड पे ओवरऑल पूरा ये जो एरिया यहाँ पर सर्दी है, तो इस वजह से आप ड्राई विकेट नहीं बना सकते थे। तो इस विकेट को ड्राई करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया गया कि पूरी विकेट को आप जो है वो प्लास्टिक से या किसी शीट से कवर कर दें और उसके बाद अंदर हीटर्स लगाए गए ताकि विकेट जो है वो बिल्कुल बोन ड्राई हो जाए। और वो करने में पाकिस्तान के जो क्यूरेटर्स हैं वो कामयाब हुए हैं और इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो एक स्पिन फ्रेंडली विकेट की वजह से 3 रेगुलर स्पिनर्स खिलाने का फैसला किया अपनी प्लेइंग 11 में। नुमान अली, साजिद खान और अबरार अहमद, ये 3 स्पिनर्स पाकिस्तान खिला रहे हैं। मैच से एक रात पहले ही पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दी थी। तो 3 स्पिनर्स प्लस सलमान अली आगा एक नॉन रेगुलर स्पिनर है। तो अगर आप 4 स्पिनर्स खिला रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एक स्पिन फ्रेंडली विकेट है। और जिस तरह आपने इंग्लैंड को टेस्ट मैचेस अपने होम कंडीशंस में हराए थे, बिल्कुल उसी तरह आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी उसी प्लानिंग से जा रहे हैं।
बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम उसी प्लानिंग से तो जा रहे हैं नुमान, लेकिन अभी ज़ाहिर है जब आप एक सीरीज़ या एक जो कह ले प्रॉपर सीरीज़ हार कर आए हों, क्लीन स्वीप होकर आए हों, तो मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं डाउन होता है। एज ए नेशन हम जहाँ पे थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं जब इस तरह का कोई मामला होता है, तो जाहिर है प्लेयर्स की जो साइकी होती है या उनका जो इस सारी हार का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक कि इस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए हम जो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हमारी टीम या प्लेयर्स उस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, आपको एक चीज इस पे बड़ा जबरदस्त आपका सवाल है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये देखना कि व्हाट्स कमिंग अहेड फॉर पाकिस्तान। चाहे हम WDC के फाइनल से बाहर हो गए हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत एक्साइटिंग है। अगर आप इस टेस्ट यूनिट की बात करें तो सवाए कप्तान चांद मसूद के या एक दो और प्लेयर्स के, बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, जिन्होंने ट्राई सीरीज खेलनी है। तो आई गेस प्लेयर्स जो है वो इस तमाम तर फेज को एक ट्रेनिंग फेज समझेंगे, एक प्रिपरेशन फेज समझेंगे फॉर द बिगर चैलेंजेस दैट आर कमिंग अहेड, जिनमें हमने घर में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, एक ट्राई सीरीज खेलनी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो प्लेयर्स इस चैलेंज को एक थोड़ी प्रिपरेशन समझ के आगे की क्रिकेट का जो है वो इस बारे में सोचेंगे और आगे की क्रिकेट के लिए तैयारी करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि पिछला ठीक है आप हारे हैं, एक सेटबैक है, लेकिन उसी चीज को आप जो है वो बेहतर अंदाज से एक प्रिपरेशन समझ के, एक स्टेपिंग स्टोन समझ के आगे की तैयारी के लिए हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह वी होप द सेम। अच्छा जी, अब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है ज़रा उसके हवाले से भी नुमान हमें बताएं। हमारे पास तो 3 रेगुलर स्पिनर्स एज यू सेड और एक हम सलमान अली आगा को लेके जा रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, पता नहीं साउथ अफ्रीका मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसकी क्या तैयारी है, उसके प्लेयर्स के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, वेस्ट इंडीज ओवरऑल एक बड़ा मिक्स एंड मैच यूनिट के साथ जा रहा है। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, क्रेग ब्रेथवेट का जिनके कोई प्रॉब्ली 80-90 टेस्ट मैच हैं। फिर उनके जो विकेट कीपर है जोशुआ डिसिल्वा, वो भी बड़े जबरदस्त बैटर हैं। अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग अटैक में किमार रोच का। फिर उनकी टीम में एक रिसेंट एडिशन है पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर, उनका नाम बड़ा यूनिक है, उनका नाम है आमिर जंगो। तो उन्होंने अभी रिसेंटली सेंचुरी स्कोर की, वनडे में उनको चांस दिया गया, उन्होंने सेंचुरी बड़ी जबरदस्त बांग्लादेश के अगेंस्ट स्कोर की। फिर उन्हें जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया। तो बड़े ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है वो बैटिंग में। ओवरऑल वेस्ट इंडीज कन्वेंशनल उसके साथ जा रहा है, एक तो उनके पास पेसर्स हैं, 2 उनके पास स्पिनर्स हैं। तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बिल्कुल कन्वेंशनल टेस्ट मैच की स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतर रहे हैं। ठीक हो गया। टॉस अगर पाकिस्तान जीतता है या हारता है, अब जीतने की सूरत में आपको क्या लगता है हमें क्या पहले स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी? एज यू सेड कि हमने इस पर जो मुल्तान की पिच है इसको बड़े डिफरेंट जो कह लें टेक्निक से बनाया है, और जाहिर है वो अगर स्पिनर फ्रेंडली है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस मुताबिक इम्पोर्टेंस टॉस की? जी हाँ, टॉस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर बैटिंग फर्स्ट इस तरह की कंडीशन में। उसकी रीजनिंग ये है कि 4th इनिंग्स में इस विकेट पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज द गेम प्रोग्रेसेस तो विकेट डिटेरिएट होती है, विकेट टूटता है, तो उसकी वजह से जिस तरह दिन गुजरते जाते हैं विकेट पर बैटिंग करना मुश्किल हो जाती है। अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, यू पुट ऑन इनफ टोटल, डिसेंट टोटल 300, 350 और 400 भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका फायदा इस सेंस में होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं बैटिंग मुश्किल होती रहती है। तो आप टॉस जीत रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बैटिंग। कि हो गया। अच्छा नुमान, हम टेस्ट मैचेस या इस फॉर्मेट की जब बात करते हैं, मेरा सवाल हमेशा हमारे एनालिस्ट से ये होता है कि वी ऑलवेज स्ट्रगल कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारा ये जो फॉर्मेट है, हमारे जो प्लेयर्स हैं इन्होंने इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस उस तरह से नहीं खेले होते। जब हम इंटरनेशनली दूसरी बड़ी टीम्स के साथ खेलते हैं या उनके साथ compete करते हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे प्लेयर्स टेस्ट फॉर्मेट में थोड़े नए होते हैं, ये नए बोले या कम खेले होते हैं, सो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हम बार बार अब टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, इससे हमारे जो प्लेयर की टेस्ट फॉर्मेट में स्ट्रेंथ है वो बेहतर होगी, और हमें मज़ीद कितना बेहतर करना पड़ेगा इसको? देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका कि हम टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल क्यों करते हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे जो टेस्ट टीम के प्लेयर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू प्लेयर्स जिनमें हमारे 2 स्पिनर्स हो गए, प्लेयर्स बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जब आप इंटरमिंगल कर देते हैं 2-3 फॉर्मेट को, फॉर एग्जांपल
इंडिया की टीम देख लें या ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, उन्होंने रेड बॉल स्पेशलिस्ट को अलग कर दिया। जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट है वो थ्रू आउट द ईयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, लेकिन हमारी टीम में ये मसला है कि हमारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेलते, कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं खेलते। तो एक तो ये वजह है हमारी टेस्ट क्रिकेट में बुरी परफॉर्मेंस की, और दूसरा एक मेन फैक्टर ये है कि हमारी टीम को टेस्ट मैचेस कम दिए जाते हैं। अब शान मसूद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का इजहार किया है कि आप पूरे साल में अगर हमें 4 टेस्ट मैच दे रहे हैं, मतलब अभी आपने एक टेस्ट मैच खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो आखिरी था इस साल में आया, अभी आप 2 खेल रहे हैं, इसके बाद आपने 2 टेस्ट और खेलने हैं। यानी मेरा नहीं ख्याल कि जितना पाकिस्तान क्रिकेट को डिप्राइव किया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट से, शायद ही किसी हो, मतलब आपको बिल्कुल अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे लेवल के टेस्ट मैचेस दिए जा रहे हैं। बाकी टीम देखें 10-10, 12-12, 14-14 टेस्ट मैचेस खेलती है। तो द मोर यू प्ले, the more experience you get, the more exposure you get, the better conditions you get to play cricket। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कुछ करना है कि अगला जो आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसमें पाकिस्तान के लिए ज्यादा टेस्ट मैचेस लेने हैं। टेस्ट मैचेस की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे प्लेयर्स का स्टेमिना भी उस हिसाब से बिल्ड हो, और फिर ज़ाहिर हम जब स्ट्रगल करते हैं। अच्छा नुमान, आपने भी एक बात की अपने इस जवाब के अंदर कि हमने जो रेड बॉल क्रिकेट है पूरी दुनिया के अंदर या बड़ी टीम्स की जहां हम बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अलग प्लेयर्स का जो कि एक लॉट मुख्तस कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं हमारी टीम में जो T20 खेल रहा है वो टेस्ट भी खेल लेता है, जो टेस्ट खेल रहा है वो वनडे भी खेल लेता है। हमारे सारे प्लेयर्स को सब फॉर्मेट्स के अंदर हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या ये ठीक स्ट्रैटेजी है हमारी? देखिए उसमें हमेशा से एक चीज रही है कि आपको प्लेयर्स पूल अलग करना है, प्लेयर स्पेसिफाई करना है, बट अनफॉर्चुनेटली फिर बात वो आ जाती है कि हमारे पास शायद प्लेयर्स पूल इतना बड़ा है ही नहीं कि आप जो है वो प्लेयर्स सेपरेट कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं जी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उनकी रिप्लेसमेंट में यू डू नॉट हैव इनफ एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज कि आप बाबर, रिजवान या इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट लेकर आ सके। तो आपका इंटरमिंगल इसी वजह से हुआ है बिकॉज आपकी रिसोर्सेज कम है। लेकिन आई बिलीव इट्स हाई टाइम कि आप ये स्टार्ट करें एटलीस्ट कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी हर फॉर्मेट की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। हमने 2021, 2022 में देखा शाहीन इंजर्ड हुए, उसका हमें इतना नुकसान हुआ कि हम एक वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। फिर 23 में नसीम इंजर्ड हुए, उसका इतना नुकसान हुआ कि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंसी है हमारी ऑन प्लेयर्स, जिसकी वजह से हमारी टीम का भी इन द लॉन्गर रन नुकसान होता है। यू आर सो राइट नुमान, थैंक यू वेरी मच। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो है वो सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, टेस्ट मैच की सीरीज़ है। पहला मैच पाकिस्तान अभी खेला, कुछ ही देर में टॉस हो जाएगा, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पहली स्टोरी आज हमारी क्रिकेट की थी, क्योंकि हमने सोचा कि रोज़ हम सियासत से आगाज़ करते हैं, आज हम सियासत की बात बाद में करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम करेंगे नहीं, हम करेंगे ज़रूर सियासत की बात, लेकिन थोड़ा देर और थोड़े गैप से। लेकिन अब जी सूरत हाल ये है कि PTI ने तस्दीक कर दी है कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। ये आज की सबसे बड़ी सुर्खी है। और दूसरी सुर्खी ये है कि बैक चैनल मुज़ाकरात से शहबाज हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना बातचीत का फोकस हुकूमत की तब्दीली है, ये भी कहा जा रहा है। हुकूमत PTI के दरमियान जी आपको पता है मुज़ाकरात वाले मामला तो चल रहे हैं, और तीसरे दौर में जी PTI ने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो पेश कर दी हैं, जिनका 7 दिन में तहरीरी जवाब देने के लिए हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दे दी गई है। ताहम वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि PTI का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो झूठ, प्रोपेगेंडा और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जी आज एहतसाब अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सुनाने जा रही है, जिसके बारे में हुकूमती अरकान का दावा यह है कि बानी PTI को सज़ा हो जाएगी। बानी PTI की जो हमशीरा है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि दुआ करते हैं कि बानी PTI को कल सज़ा हो जाए और केस जेल से निकल कर बाहर आए। ये बानी का नहीं अदलिया का इम्तिहान है। और शिबली फराज साहब ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ केस का फैसला जो है वो कुछ भी हो मुज़ाकरात
जारी रहेंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ दूसरी जानिब ये जो बैकडोर या हम आर्मी चीफ से मुलाकात की बात के हवाले से पीटीआई ने तस्दीक की है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर साहब भी शामिल है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से हों, बस कामयाब होने चाहिए। इस पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शनीला साहिबा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो जो तस्दीक की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से कहा है, आप इस पर क्या कॉमेंट देंगी? बहुत शुक्रिया अर्मला। बात यह है कि ये मुलाकात जिनके दरमियान हुई थी गौहर अली और अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ, तो उन्होंने इसकी तस्दीक पहले नहीं की। अगर आपको न्यूज़ में देखा होगा कि गौहर अली खान से सहाफ़ी सवाल करते रहे तो वो इनकार करते रहे। इसकी तस्दीक की बानी पीटीआई ने। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों को कहा कि उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बात है, बैकडोर राब्ते स्टार्ट हुए, क्योंकि पहले उधर से दरवाजे बंद किए गए हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि मुलाकात में कोई इतनी ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई या कोई इतने ज्यादा उनके मुतालबात नहीं सुने गए, जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर या गंडापुर जो थे वो आके सहाफियों को खुशी बता नहीं रहे थे। ये तो बानी पीटीआई को शायद वहां पे जाकर कुछ बताया गया हो या उनको कोई पॉजिटिव उम्मीद दिलाई गई हो, जिसकी वजह से उन्होंने सहाफियों के सामने आके ये न्यूज जो है ब्रेक कर दी। और जब ये न्यूज ब्रेक हो गई और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन जो थे मीडिया के ऊपर होना शुरू हो गई, तो फिर सिक्योरिटी जराये से भी खबरें चल गई, जिसके अंदर कहा गया कि जी मुलाकात हुई है, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हुई है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी के मामला डिस्कस किए गए हैं और सियासत पे बात नहीं की गई है। बात यह है कि अगर देखा जाए तो इससे दोनों के बयानिए जो है ना, उनको बहुत ज्यादा धचका लगा है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये बात कहती थी कि हमारे लिए इनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, 9 मई जिन्होंने किया है उनके लिए कोई माफी नहीं होगी, 9 मई के लोग जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी चीफ के साथ 101 मुलाकात हो रही है। अब उस मुलाकात के अंदर जितनी भी खबरें हैं वो आपको जराये के जरिए मिल रही हैं, क्योंकि जाहिर है 2 लोग हैं, उधर से सियासी और एक आर्मी चीफ है जिनके दरमियान मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ये बात कहते थे कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट की, मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए, वो ये जरूर कहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते थे कि मुझे सारी जिंदगी जेल में बिठाई रखे, मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए। तो अभी कौन सी एनआरओ है जिसके लिए बैकडोर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जबकि जो फ्रंट पे मुज़ाकरात हो रहे हैं असल में तो बात उसकी होनी चाहिए थी। अगर ये आर्मी चीफ के पास गए हैं और ये उनसे इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, तो ये भी इमरान खान के बयान को धचका लग रहा है। तो दोनों साइडों को अपनी अपनी पोजीशन जो थी वो क्लियर करनी पड़ रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान भी आके कह रहे थे सिक्योरिटी के मामला पे बात हुई, और ऑफिशियल सिक्योरिटी के ऑफिशियल जराये भी कहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात हुई है, कोई ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन इसका नुकसान दोनों साइडों को पहुंचा है, क्योंकि सियासतदान अगर सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करे तो उसकी ज्यादा बेहतर होता है और उसकी ज्यादा पेशराई होती है। अच्छा शनीला, भी आपने बात की कि जो सिक्योरिटी ज़राए से भी इस हवाले से कहा गया कि जी सिक्योरिटी के मसाइल को डिस्कस करने के लिए हुआ। चलिए अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तो कहा जा सकता है कि वो एक जो सूबे के वज़ीर आला है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब तो चूँकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से आपको लगता है कि जो गुफ्तगू हुई होगी और उसको ओनरशिप ना लेना पहले और बाद में, जैसे आपने खुद कहा कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के आगे चीज़ एडमिट की, क्या वाकई इतनी डिसअपॉइंटमेंट थी लोगों को? और वही बात है कि जो बयानिया दोनों जानिब से अपनाया गया था उसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, क्या समझती हैं आप? मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर जो है वो इस बात को इतना पब्लिक करना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कि उनकी कोई बात हुई हो और वो आगे पूरी उम्मीद हो कि हो सकता है कि मजीद कोई आइस ब्रेक हो और हमारे मजीद कोई ऐसे मुज़ाकरात हो जिसमें हम बानी पीटीआई के लिए कंसेशन ले सकें। क्योंकि जो सोर्सेज से खबर है ना वो यही है कि जो अली अमीन गंडापुर थे उन्होंने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि आप हम दोनों से बात कर लें और कुछ देर के लिए बात कर लें, और उसमें जो बैरिस्टर गौहर थे उन्होंने वाकई ही उनसे रिक्वेस्ट की थी बार बार कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें, और उसकी रिहाई के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि आप सियासतदानों के साथ जाएं और जाके वहां पे मामला जो है वो करें। हो सकता है ये बात जब इमरान खान साहब को बताई गई हो तो उनको वो बात ना बताई गई। ये सारी स्पेकुलेशन है, ठीक है, हम नहीं जानते। जाहिर है 101 जो मीटिंग होती है उसमें हमेशा सोर्सेज के जरिए खबरें आती हैं, क्योंकि वहां पे
और आपके पास कोई और होता नहीं है जरिया कि जिसके जरिए पता चल सके क्या है, क्योंकि रिटर्न तो कुछ भी सामने नहीं आता, ना कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है। तो उन्होंने इमरान खान को ये बात बताई और इमरान खान के सामने ये ब्रेक कर दी हो, और बैरिस्टर गौहर इसको भी ना करना चाहते, क्योंकि देखें आज जो फैसला आएगा, अगर उस फैसले में बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता है तो फिर तो समझे कि वाकई ही कोई मुज़ाकरात में कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हुई थी। लेकिन अगर आज उनको सजा मिलती है तो फिर समझ जाएं कि वाकई वो सिक्योरिटी जराए की तरफ से जो खबरें आई हैं सोर्सेज से कि वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में बात हुई है, तो फिर वो सच होगा। तो ये आज की सजा पे जो आनी है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बानी पीटीआई को सजा होती है या उसको रिलीफ मिलती है। जो केस है, जितना हमने स्टडी किया, जितना उसके बारे में मालूम हुआ है, उसमें सजा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मुल्क में हमने बहुत कुछ होते हुए देखा है, सजाएं होती भी हैं, सजाएं खत्म भी हो जाती हैं, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम जो केसेस होते हैं उनको, जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं उनको भी सियासी बना दिया जाता है, और जो जेन्युइन केसेस नहीं भी होते हैं वो भी सियासी बन जाते हैं। तो जब सियासत आ जाती है ना बीच में, तो अब लोगों का ट्रस्ट भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही था कि ये जो मुलाकात हुई थी इसको या तो पब्लिक कर दिया जाता पहले, और अब नहीं तो इस केस से जबकि 3 दिन हो चुके हुए थे इस मीटिंग को। अगर बैरिस्टर गौहर कल जब एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी के मामला डिस्कस हुए, तो उनको पब्लिक कर देना चाहिए था। सिक्योरिटी जराए को भी ये चीज पब्लिक कर देनी चाहिए थी। अब जब सजा से 1 दिन पहले इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं सहाफियों को, तो इसको लेके बहुत से रूमर्स जो है वो उस वक्त फैले हुए हैं, और आज 11:30 बजे तक उनमें से बहुत से रूमर जो है वो खत्म भी हो जाएंगे। अच्छा शनीला, ये जो आपने रूमर्स की बात की है, ये हमने देखा है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी माजी के अंदर ऐसे वाक़यात या ऐसी चीज़ें या ऐसी मीटिंग्स का जो बाद में उसको बताया जाता है कई महीने या दिन गुजरने के बाद, और फिर वो चीज़ अगर पॉजिटिव हो भी तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और तहरीक इंसाफ के मामले में तो ऑलरेडी मामला इतने सेंसिटिव हैं, क्योंकि ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और इनकी बात बहुत खुलकर करते हैं और कहते हैं कि जी बात होगी तो उनसे होगी, सियासी जमातों से या मुस्लिम लीग नून से बात करने का उनका कोई जो कह लें उनकी कोई ओपिनियन की वक़्त नहीं है। लेकिन अगर ये मुलाकात हुई थी और एज यू सेड कि अगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, तो ये पब्लिक ना करने से डू यू थिंक कि वो जो सपोर्टर है, वोटर है, क्या उन तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के जो लोग हैं उनके दिमाग के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ आएगी? देखिए बात ये है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, जब इमरान खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बातें करते रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिट किया कि मेरी 2 दफा उनसे मुलाकात हुई, मैंने पंजाब की और केपी की असेंबली जो थी उनके कहने के ऊपर तोड़ी। तो जो उनका सपोर्टर होता है ना, जो उनका लॉयल सपोर्टर है, जो सिर्फ उनके साथ है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन मुलाकातों को जब उन्होंने एडमिट किया था तो उसके बाद भी उनके वोट बैंक के ऊपर फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो धचका में बयानिए को लग जाता है ना, वो दोनों साइडों को लग जाता है, क्योंकि देखिए एस्टैब्लिशमेंट की साइड से भी ये बात कही गई थी कि आप सियासतदानों से बात करें, हमारे साथ मुज़ाकरात मत करें। लेकिन यहाँ पे जब आर्मी चीफ खुद जाके मिल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और उससे लोगों की बहुत सी उम्मीदें जो होती है वाबस्ता हो जाती है, और जो हुकूमती साइड होती है उनके अंदर भी जो है वो थोड़ा डामाडोल हो जाता है। अगर आपको याद हो, उड़ान पाकिस्तान की जब इनॉग्रेशन हो रही थी तो वहां पे वजीर आजम साहब ने ये बात कही थी कि मेरे दिल में बहुत से वसवसे हैं, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में बहुत से वसवसे हैं। तो हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद उनके दिल में भी ये वसवसे जाग रहे हों कि क्या होने लगा है, क्या होगा, क्या बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, क्या बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर बानी पीटीआई जो है वो इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं कि चले जी बैकडोर मुज़ाकरात स्टार्ट हो चुके हैं, तो इससे भी उनके भी आने को भी धचका लगता है कि जहां पे आप ये कहते हैं कि मैं सारी उम्र जो है जेल में गुजार दूंगा लेकिन मैं किसी एनआरओ की तरफ नहीं जाऊंगा, वहां पे आप एक 5-10 मिनट की मुलाकात से इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती है ना, ये सपोर्टर्स के लिए को कंफ्यूजन में मुब्तला कर देती है। अब एक सपोर्टर जो है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना के बैठा है, लेकिन उसके सामने उसका लीडर आके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात को सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा, तो कल को वो क्या बयानियां बनाएगा सोशल मीडिया के ऊपर जाकर, वो किस चीज को सपोर्ट करेगा, ये सपोर्टर की कंफ्यूजन जो वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लीडरशिप होती है वो हमेशा अपने मुफादात देखती है, वो एक बयानिया तो बना लेती है। माजी में हमने देखा है नवाज लीग हुकूमत ने भी वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया, बड़ा पॉपुलर वो बयानिया गया, लेकिन आज वो बयानिया हमें नजर नहीं आ रहा है कहीं पे। इसी तरह खान साहब ने भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, लेकिन कल जिस मुलाकात को गौहर अली खान छुपा रहे थे उन्होंने खुलकर सहाफियों को बताया और उसको सेलिब्रेट किया, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने बयानी से थोड़ा सा वो पीछे हटे हैं।
और लग यही रहा है कि अब वो जेल से तंग आ चुके हैं, कोई ना कोई वो चाह रहे हैं कि डील हो और मैं किसी ना किसी तरह बाहर आ जाऊं। अगर आज फैसला आ भी गया और उनको सजा हो भी गई तो हो सकता है कि हाई कोर्ट में जाके उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन निर्मला ये बात याद रखें कि ये जो अगर रिलीफ मिलेगा भी तो जमानत की हद तक मिलेगा। ये जो फैसला ये तलवार की सूरत पे उन पे लटकता रहेगा कि अगर वो किसी डील की सूरत में बाहर आएंगे और अपनी डील से डिविएट करेंगे तो फिर उनको वापस जेल के अंदर भेजना जो वो आसान हो जाएगा। तो बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात इतनी अभी कम नहीं होगी कि एक मीटिंग के बाद वो ये समझ लें कि शायद आगे जो है रावी चैन ही चैन लिख रहा, इस तरह नहीं होगा। रावी चैन ही चैन लिख रहा है। शर्नीला, अभी आपने खुद भी बात की कि जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इस सारी बात का क्रक्स हम ये निकाल सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो वोटर है, सपोर्टर है, जो चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, तहरीक इंसाफ का है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये ज्यादती होती है कि एक लीडरशिप या एक पार्टी जो बयानियाँ बना के उससे बैकआउट करे तो जाहिर है कन्फ्यूजन के साथ साथ आप एक केओस की सूरत हाल भी क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, आज 11:30 बजे फैसला तो शरीला सुनाया जाएगा, लेकिन इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम बात करेंगे या शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज अखबार के अंदर खबर भी लगी है कि जी बैक चैनल मुज़ाकरात से शहबाज हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। क्या वाकई कोई ख़तरा नहीं है? अच्छा, उसमें देखिए अर्मला, ये होगा नहीं कि बानी पीटीआई जो है वो जेल से निकलेंगे तो उनको मस्तद सदारत पे जाके बिठा दिया जाएगा इक़्तिदार पे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो निकलेंगे भी तो किसी डील के तहत निकलेंगे जिसमें उनको यही कहा जाएगा कि आप इस मैंडेट को तस्लीम करें और इस हुकूमत को चलने दें। और अगर आप ये देखें कि जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं फ्रंट के ऊपर, हुकूमती कमेटी के और अपोजिशन कमेटी में, उसमें भी खान साहब अपने दो जो मुतालबात हैं उससे पीछे हट गए हैं। एक जो उनका ये था कि 26वीं तरमीम खत्म की जाए और दूसरा उनका ये था कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, तो वो उससे पीछे हट गए। अब उनका सिर्फ फोकस यही है कि मैं बाहर निकल के आ जाऊं। और आप 9 नवंबर के ऊपर और 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो है तहकीकाती कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे और जो हमारे कैदी हैं उनको रिहा कर दे। जाहिर है वो कैदी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो रिहा नहीं होंगे, इसके ऊपर तो बातचीत होगी, निगोशिएशन होगी, कोई ना कोई तरीकाकार होगा। बानी पीटीआई के लिए हो सकता है कि कोई रिलीफ हो, वो जल्दी रिहा हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी वो इक़्तिदार में आ जाएंगे ये नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात है ना, ये इजाजत नहीं देंगे ना इस्टेब्लिशमेंट को कि कोई एडवेंचर करे और ना ही कोई दूसरी सियासी जमात को कि वो किसी के आलाकार बने, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल में है, जो कि हमेशा होती है, लेकिन अभी उसने पाँव चलना शुरू किया। आप बड़ी मुश्किल से डिफॉल्ट से निकले हैं, IMF के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक आपके साथ अब एग्रीमेंट करने लगा है, और ये वो सारी चीजें हैं जो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त इसको डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि एक मजबूत जो इकोनॉमी होती है उसी की वजह से आपकी सिक्योरिटी भी मजबूत होती है। जो आर्मी है वो इस वक्त बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ी है, वो KPK में दहशतगर्दों के साथ लड़ रही है, और मशरकी बॉर्डर जो होता है वो तो आपका हमेशा सरगर्म रहता है। अभी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने और इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। तो ऐसी सूरत में जो सियासी कोई एडवेंचर है वो कोई भी नहीं करना चाहेगा, तो वो जरूर बाहर हो सकता है कि आ जाए, उनको कोई इमरान को रिलीफ मिल जाए, लेकिन इक़्तिदार इतनी जल्दी नहीं दिया जाएगा। उससे वाकई शहबाज हुकूमत को अभी फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं है जब तक कि मुल्क में कंप्लीट माशी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रही थी, और उनके मुताबिक अभी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की मुश्किलात इतनी जल्दी आसान होने वाली नहीं हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई सियासत की बात, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जी बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई, और स्पेन जाने की कोशिश में दर्जनों तारकीन वतन गहरे समंदर के अंदर हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 40 पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई हैं। जो आप मनाजिर देख रहे हैं जी, 2 जनवरी को मगरबी अफ्रीका से रवाना हो रही जो कश्ती है उसमें 86 अफराद सवार थे, जिसमें 66 के करीब पाकिस्तानी थे, और ये पाकिस्तानी 4 माह कब्ल यूरोप जाने के लिए अपने घरों से रवाना हुए थे। जो इस हादसे के अंदर हलाक होने वाले पाकिस्तानी हैं उनमें से 12 का ताल्लुक जी गुजरात से है। सिर्फ 36 अफराद को बचाया जा सका है, जबकि बाकी अफराद जो हैं वो समंदर की गहराई में जाकर हलाक हो गए। इस हादसे ने जी इंसानी स्मगलिंग की ख़तरात और ये जो तारकीन वतन के सफ़र की हकीकत है इसको एक बार फिर से उजागर किया है। हुकूमती रहनुमाओं ने जी इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की है, गहरे दुख का इजहार किया है।
सख्त इक़दाम का इंदिया दिया है। बिलावल भुट्टो ने भी इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया है, लेकिन आए रोज़ ऐसे वाक़यात का होना और इस तरह से इंसानी स्मगलिंग और दूसरे मुल्क जाने की कोशिश में इस तरह के हादसात का शिकार होना ये कई अरसे से जारी है जी। और पता नहीं न जाने कितने घरों के अंदर ये जो क़यामत सुग़रा बर्पा हो चुकी है बहुत दफ़ा। और ये अभी जो सदर और प्राइम मिनिस्टर ने तो इस पर इज़हार अफसोस किया है और रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन कब तक ये होगा जी। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है इस तरह के वाक़यात होना और किसी और मुल्क जाने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठना। बड़ी इस पे फौरी कार्रवाई की ज़रूरत तो है और इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लेने के हवाले से कहा भी है। ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी, हमने सोचा कि आपसे शेयर की जाए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात हम एक हीरो से करवाएंगे। स्क्वॉश खिलाड़ी हैं अजान अली, जिन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन चैम्पियनशिप 2024 में नाकाबिले शिकस्त रहकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए पाकिस्तान का नाम जी बुलंद किया है। अजान ने जी अंडर 17 के फाइनल में स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त देकर ये एजाज़ अपने नाम किया। इसके अलावा अपने करियर के अंदर उन्होंने कई कामयाबियाँ समेटी हैं, जिसमें नेशनल जूनियर सर्किट, कतर जूनियर इंटरनेशनल ओपन, जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप जैसे इवेंट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जी इसमें फातेह बनने के अलावा ब्रिटिश जूनियर ओपन और एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वॉश चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज और जो के लिए सिल्वर मेडल्स भी जीते हैं। और जाहिर है बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजान अली को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजान, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी सारी कामयाबियों के लिए। हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपकी स्क्वॉश खेलने का जो जर्नी है, कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ और अब माशाल्लाह जितनी आप कामयाबियाँ समेट रहे हैं, कैसा लगता है? पहले तो मैं काफ़ी शुक्र अदा करना चाहूँगा आपको जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और देन मेरी जर्नी व्हेन आई वाज 5 years old, तो तब से मैंने स्टार्ट की। बाबा के साथ जाना होता था क्लब में, उधर देखना होता था सब कुछ, तो बस ऐसे सीख गया मैं बाबा के साथ ट्रेनिंग कर करके, क्योंकि मेरे बाबा खुद भी मेरे कोच हैं। ओ लवली। तो मुझे बताएं, अब जाहिर है स्क्वॉश खेलने के लिए आपका इंटरेस्ट एक स्पोर्ट के अंदर होना चाहिए, डेवलप होने के लिए आपने अपने फादर को देख के आपका इंटरेस्ट हुआ कि आपने स्क्वॉश ही खेल लिया, कोई और स्पोर्ट आपने ऑप्ट नहीं किया? बेसिकली मैं जहांगीर खान का नेफ्यू हूँ, जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और क्या कहते हैं, हमारा फैमिली गेम है, इसलिए मैं उनको भी काफ़ी देख के। अच्छा मुझे बताएं कैसे कॉम्पिटिशन्स रहे अभी जो जिस स्कॉटिश जूनियर ओपन चैम्पियनशिप की हम बात कर रहे हैं, और अभी आपने जिन लेजेंड का जिक्र किया है मैं उनसे तो सवाल उस हवाले से तो करूंगी, लेकिन पहले इस चैम्पियनशिप के हवाले से हमें बताएं कैसा कंपटीशन था आपका और आपने कितनी इसके लिए ट्रेनिंग, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई कि आपको ये विन मिली? चैम्पियनशिप काफ़ी टफ थी। पहले तो मेरा वीज़ा ही नहीं आ रहा था। चैम्पियनशिप से एक दिन पहले मेरा वीज़ा आया। देन हमने रात को ही टिकट करवाई और मैं अपने मैच से सिर्फ 1 घंटा पहले क्लब में पहुंचा हूँ। मैं जेट लैग था पूरी तरह से, और मैंने क्या कहते हैं अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से खेला और देन कनाडा से 2 मैच खेले, और उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उनसे जीता। और फिर आगे फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से जीता एंड देन स्विट्जरलैंड से। अच्छा था रन, इतना बैक टू बैक आपने ट्रैवल करने के बाद खेले मैच। जेट लैग में तो इंसान की जो फिजिकल वो जो होती है स्ट्रेंथ वो भी खासी डिस्टर्ब हो जाती है। आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया, उस जेट लैग से को कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल ऐसे ही था, मैं पूरी तरह से जेट लैग था, बट मेरा यही कोशिश थी कि मैं अपना बेस्ट दूं और क्या कहते हैं सब तरीके से जीतूं मैच।
अच्छा, तो अभी आपने जहांगीर खान साहब का जिक्र किया। स्क्वॉश के अंदर हमारी हिस्ट्री, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स मौजूद हैं। जाहिर है वो टाइम हम स्क्वॉश को उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप जैसे प्लेयर्स जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं तो देयर इज़ अ होप कि हम दोबारा से उस मुकाम पे आएंगे जितने बड़े लेजेंड्स का हम जिक्र करें। कैसा लगता है, कोई प्रेशर फील होता है? एज यू सेड यू आर द नेफ्यू। हम उस मुकाम पे तब ही आ सकते हैं जब हमारे पास अच्छे स्पॉन्सर होंगे, क्योंकि अभी मेरे पास मुस्लिम हैंड का स्पॉन्सर ना होता तो मैं कभी नहीं जा सकता था स्कॉटिश जूनियर पे। और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, अनस्क्वॉशेबल पाकिस्तान स्क्वॉश आर्मी, ये अगर मेरा साथ ना देती तो मैं नहीं जा सकता था। तो इसलिए उस मुकाम पे आने के लिए हमें स्पॉन्सर्स की काफ़ी ज़रूरत होगी। तो आप स्ट्रगल करते हैं, आपको स्पॉन्सर्स को लेके मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एज यू सेड कि आपके पास सिर्फ मुस्लिम हैंड्स का स्पॉन्सर था, उसके अलावा आपने किया, क्या वजह है? स्पॉन्सर्स क्यों नहीं आते हैं? क्या ये बहुत महंगा स्पोर्ट है? क्या रीजंस आप समझते हो अजान एज अ प्लेयर? इतना महंगा भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों नहीं स्पॉन्सर आते। हालांकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, पर वो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते। ठीक हो गया। तो मैंने अभी एक सवाल किया कि आप, चूंकि आपने कहा कि आप जहांगीर खान के नेफ्यू हैं, कभी प्रेशर फील होता है परफॉर्मेंस को लेकर या वैसे? नहीं, प्रेशर तो नहीं, बल्कि दूसरे बंदे पे प्रेशर होता है कि मैं जहांगीर खान का नेफ्यू हूँ, और उस पे ज़्यादा होता है। चलो, ये तो अच्छी बात है। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहो, जो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, इवन स्पॉन्सर्स को लेकर, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और मुस्लिम हैंड्स का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रेहान भाई, जावेद गिलानी साहब का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जहांगीर खान, उनका भी एक कंपनी है अनस्क्वॉशेबल, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इन सब का, जितने भी मेरे स्पॉन्सर हैं। और आगे कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं या खेलने जा रहे हैं? अभी तो मैं नेशनल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। आज मेरा क्वार्टर फाइनल है, और जो इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट, इंशाल्लाह बेस्ट दूंगा। गुड लक अजान, बहुत बहुत नेक तमन्नाएं और अच्छी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। आप इसी तरह से अच्छा खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अजान अली हमारे साथ स्क्वॉश जो कहले खिलाड़ी हैं, चैम्पियन हैं, हम उनसे बात कर रहे थे, उनके चैलेंजेस, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से हमने बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि ना सिर्फ मीडिया की दुनिया में एक अहम मकाम रखती हैं, बल्कि ख़वातीन के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त रोल मॉडल के तौर पे काम कर रही हैं। हमारे साथ जी नाइमा लाशारी मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया कंसल्टेंट है और शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी दुबई की डायरेक्टर भी हैं। ये पहली खातून है जिनको ये एजाज़ हासिल है, और उसके साथ साथ इनकी जो कामयाबियाँ हैं, इनकी जो जर्नी है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और इसके साथ साथ जी नाइमा ने इंटरनेशनल मीडिया फोरम का तो आगाज़ किया है, इनफैक्ट करने जा भी रही हैं। इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे, और मीडिया में जो मौजूद हर शख्स है उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी काम करना है इस प्लेटफॉर्म ने। ये प्लेटफॉर्म जी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आवाज़ भी बनेगा, ख़ास तौर पे जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, तो उस हवाले से भी नाइमा से हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच नाइमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा सा डेफिनेटली आपका जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल भी है, बहुत जो ज़ाहिर है उसमें मेहनत होती है, चैलेंजेस होते हैं। हम चाहेंगे आगाज़ से तो कुछ हमारे साथ शेयर करें आप। Well, I am the first girl in my entire family, Baloch family, who saw the gate of any university. Oh wow! And मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए फिर रास्ते खुले, फिर जो है वो बहुत सारे फीमेल्स को पढ़ने की इजाज़त मिली। सिंस माई चाइल्डहुड मुझे मालूम था, मैं फ़र्स्ट कोई प्राइज़ विन किया था व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5, और उसके बाद से मुझे एक टेक्निक पता चल गई
कि अगर पढ़ना है या कुछ करना है तो इनाम लेके आने होंगे। वाह। और आई से कि आई एम एन ऑर्डनरी स्टूडेंट, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा पढ़ने के लिए, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मुझे कुछ अलग करना है, तो मुझे ये एक तरीका मिल गया था कि इनाम घर लेके आने हैं, प्राइजेस विन करने हैं, पोजीशन लेनी है, टॉप करना है। तो एंड आफ्टर दैट आई स्टडीड मीडिया, आई डिड मास कम्युनिकेशन, आई गॉट स्पेशलाइजेशन इन फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस। पाकिस्तान में भी मैंने सर्व किया। और जो अभी आपने बात की ख़वातीन के लिए, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है इट वाज मिसिंग, अल्लाह करे कि अभी ऐसा ना हो, इट वाज मिसिंग द इन्वायरमेंट कि जिसमें फ़ीमेल अगर रात के 2 बजे हमारे टेलीविज़न में बैठी हुई है या इफ़ शी इज़ ट्रैवलिंग लेट एट नाइट, तो उसको पता हो कि मैं आई एम सेफ एंड साउंड। तो Very important. So that's why I got an opportunity in UAE back in 2015. So I left Pakistan for UAE, and then जो है I was the alhamdulillah I was the first female Pakistani and now last also who joined national television as director. Oh, lovely, lovely. And इसमें जो है वो मैंने जैसा कि आपको बताया, आई रिपीट कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी इसके पीछे जो है एक जो है वो मेरी एक अपनी छोटी सी एक लाइन मैंने लिखी कि सर झुका होना चाहिए लेकिन सिर्फ खुदा के सामने। तो मैंने सिवाय खुदा के सामने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। क्या बात है। और जिसकी वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से देर से थोड़ा सा देर होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द फर्स्ट एंड लास्ट बिकॉज नाउ द हायरिंग ऑफ नॉन अरब्स हैज़ बीन क्लोज्ड। ओके, ओके। that's अच्छा नाइम, ज़ाहिर है आपके चैलेंजेस, आपने कहा कि आप अपनी बलोच फैमिली में पहली खातून थी जिसने किसी यूनिवर्सिटी का गे देखा। अब विद टाइम आपने अपना जर्नी जब देखा, ज़ाहिर है चैलेंजेस थे, सारी चीज़ें थी, आप देखती हैं तो वहाँ पे किस तरह का कोई ट्रेंड सेट करने में आप कामयाब हो पाई अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए? वेल अल्हम्दुलिल्लाह, यस, व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए, मैं अपने और मेरा किसी बड़े शहर से भी ताल्लुक़ नहीं है। आई बोर्न इन साहिवाल। तो एक छोटे से शहर से मेरा ताल्लुक़ है। तो उसके बाद मेरे बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक नेबरिंग सिटीज़ में अब मैं आती हूँ, जब भी पाकिस्तान विज़िट करती हूँ मुझे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इनवाइट किया जाता है। मेरे सिटी में मिलने आते हैं लोग मुझसे, और मुझे ये खुशी है, मैंने अपने लिए शायद मेरा पैशन था, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बेटियों के लिए दरवाजे खुले। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आपको ऐसे बनना है, आपको ऐसे करना है। और एक मीडिया, एक तो बलोच फैमिली में होना, फिर उसके बाद मीडिया की पढ़ाई पढ़ना, और फिर मुल्क से बाहर। नाउ आई एम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन चैप्टर यूके ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक और बड़ी संभाल के मुझे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। मैंने अपने जो बच्चे जो हैं जब वो 1-1 रुपए की कहानियाँ पढ़ते थे इस दौर में, मुझे याद है मैं अखबार पढ़ती थी। फिर जब 8th 9th में गर्ल्स जो हैं, बच्चियाँ जो हैं नॉवेल्स पढ़ती हैं, मैं कॉलम्स पढ़ती थी। क्या बात है। और मैं कहूँगी कि मैंने एक जो टाइम पीरियड होता है ना, वो थोड़ा सा जो यूथ का, वो जवानी का होता है, वो मैंने थोड़ा मिस किया। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड because I set an example, not only for me, for my people, for my family, but for other girls also. Absolutely. अच्छा रहमा, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक, आपने जैसे कहा कि बलोच फैमिली से था, तो आपके लिए थोड़े और डिफरेंट तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन जब हम मीडिया में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सारी ख़वातीन हैं और एक्सेप्टेंस लेवल भी चेंज हुआ है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो वो अभी भी फेस करती हैं। आपने जिससे अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से भी बात की, और आपने कहा कि ख़वातीन के लिए आप जिस तरह से काम करना चाहिए, डू यू थिंक कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है एज ए जर्नलिस्ट भी? वेल, एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि ट्रेंड्स जो है वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, आइड से कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अ फीमेल इज़ द चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। और सेकेंडली ये कि हमारी जो यस ऑफ कोर्स हमारी जो फीमेल हैं, उनके जो मीडिया में जो चैलेंजेस हैं स्टिल आर देयर। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मुझे याद है मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी,
और वो इन्हीं इश्यूज़ पर थी। ओके, जो एक फ़ीमेल को ज़रूरी नहीं सिर्फ मीडिया में, हमारी सोसाइटी में जो Overall, फीमेल को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। मतलब लाइक वो घर से पढ़ने निकलती है तो एक रिक्शा ड्राइवर वो भी उसे एक बात कर जाता है, सुना जाता है, या आई एम एक वो सिर्फ पैसे लेते हुए कोशिश करता है, हाथ टच कर जाता है। हालांकि दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग बट दिस इज़ वेरी बैड थिंग। या ये ह्यूमिलेशन है। तो फिर आगे आगे जैसे जैसे हम मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जॉब के हैं मामलात, एजुकेशन के मामलात हैं, बहुत हद तक बेहतरी आ गई, बट स्टिल द इश्यूज़ वी नीड टू एड्रेस। हमारी एक तो जो फीमेल प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात भी मैं स्पेशली करूँगी। आई रिसेंटली बिकॉज एक फ़ीमेल मीडिया पर्सन होने के नाते अल्लाह ताला का करम है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो यूरोप में या मिडल ईस्ट में नॉर्मल ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें फ़ीमेल को नहीं फेस करना पड़ती, वहाँ टैलेंट को एक्नॉलेज किया जाता है। बट स्टिल अगर कुछ चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आई लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया फोरम UK, और जिसको मैं लॉन्च करने जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ में, February 15 में। और इसमें एक्चुअली नॉट ओनली फॉर फीमेल, आई विश टू ऑफर life insurance to media people who are associated with media in any way. Either they are cameramen, they are floor managers, they are directors, they are producers, they are assistants, they are editors, they are writers, script writers, presenters, whoever they are and whatever they are doing. मैं एक being a media person मैंने फील किया कि हमारा मीडिया वालों का कोई माई बाप ही नहीं होता। अगर हमारी जॉब सडनली चली जाए तो वी आर नो वेयर। एग्जैक्टली। और अगर जो है वो जैसे लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन में ऑफिसेज ही बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, तो हम नो वेयर होते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए फिर इसमें मीडिया अवार्ड्स हैं, वो हमारे सिर्फ नहीं, ये नहीं कि सिर्फ जो टीवी पे फेस आता है, जो एक्टर है, डायरेक्टर, उनको हमारे जो बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द स्क्रीन लोग होते हैं, बिहाइंड द कैमरा लोग होते हैं, उनके लिए अवार्ड्स, कैमरामैन के लिए, इंजीनियर्स के लिए, सब के लिए। फिर है इसमें ट्रेनिंग्स, एजुकेशन मीडिया के लोगों की। ये 3 चीज़ें हैं। आई विश टू एड्रेस दीज 3 इश्यूज़, और इसी पे मैं काम करना चाहती हूँ वर्ल्ड वाइड। और मुझे खुशी है कि इसको बड़ी पजीराई मिली। इवन मैंने अपने मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन चैप्टर UK ऑल्सो, तो बहुत मुझे इसकी पजीराई मिली। उन्होंने कहा कि आप, बिकॉज दिस इज़ अ UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आई विश कि इसको जो है हम वर्ल्ड वाइड, हमारे, मैं कभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं कहती, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हम तरक्की पजीर, हम तरक्की करने वाले ममालिक में से जो तरक्की कर रहे हैं। तो जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ के स्पेशली जो मीडिया पर्सनस हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को मैं चाहती हूँ कि एक शेल्टर, एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा नाइमा, आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड, जैसे आपने कहा कि आप एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही हैं मिड ऑफ फेब के अंदर। ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म के तहत आपने जो अपने 3-4 चीज़ें चीदा हमें बताई हैं कि आप चाहती हैं कि एड्रेस करें, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप स्पेसिफ़िकली मिडल ईस्ट को टारगेट कर रही हैं, पाकिस्तान को करी हैं, या इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड भी? क्या आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर जगह पर जर्नलिस्ट या जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ के लोगों को यही सेम चैलेंजेस हैं? वेल, यूरोप में एंड मिडल ईस्ट में हो सकता है, मैंने फेस नहीं किए ज़्यादा चैलेंजेस वहाँ पे। वहाँ कंपनसेशन बहुत अच्छी होती है, एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा क्लीन क्लियर होता है, और टैलेंट की एक्नॉलेजमेंट होती है। लेकिन ऑफ कोर्स स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स, हो सकता है मैंने फेस ना की हो, लेकिन इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो मिडल ईस्ट तो नहीं, वाई? बिकॉज जो है ना, हम समझते हैं हमारे पाकिस्तान में मीडिया पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, या ये है वो है, या मिडल ईस्ट में मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है। मिडल ईस्ट में दैट्स द रीज़न व्हाई आई फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन UK। मिडल ईस्ट में जो है वो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, और वैसे भी वहाँ पे इन्वायरमेंट वैसे ही बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें, फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट है। अगर आई रिमेंबर हमारे चेयरमैन जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस भी हैं। तो आई वाज सिटिंग इन NLE विद माय एडिटर, एंड सडनली डोर ओपन होता है, रमदान करीम। तो हम कहते हैं रैंडमली, हम कहते हैं रमदान करीम, वो देखते तो क्राउन प्रिंस, वो हमें रमदान करीम कह रहे हैं, हम उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। और अगर हम जा रहे हैं तो मेरे सीनियर समटाइम GM
अगर वो है तो वो रास्ता छोड़ देते हैं फीमेल के लिए। दिस अ वेरी गुड थिंग। जो मैंने मिडल ईस्ट में एक यूएई के नेशनल टेलीविज़न में मैंने ये देखी, फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन जो इश्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड, अगर आप कहें कि मेरा जो हमारे जो कंट्रीज़ कौन से होंगे जहाँ हम करेंगे, देयर आर 44 कंट्रीज़ जो मैंने रिसर्च किया। 44 कंट्रीज़ हैं। दीज कंट्रीज़ द डेवलपिंग कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। नॉट ओनली जर्नलिस्ट, मीडिया पीपल, मीडिया पर्सन्स। तो उनके लिए मेरी कोशिश है कि इन 44 कंट्रीज़ को पहले एड्रेस किया जाए, यहाँ पे अनाउंस की जाए चीज़ें। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक एम्बिशन है कि उनको लाइफ इंश्योरेंस दी जाए। इफ़ समथिंग हैपन टू अस टुडे, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ हो। तो अभी यूके में मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, क्योंकि मैंने इस पर होमवर्क किया, मैंने रिसर्च वर्क किया। तो 5 पाउंड्स पर मंथ अगर हम पे करते हैं, तो हम अगर इफ़ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन टू अस, 40,000 पाउंड्स की इंश्योरेंस कवर्ड है। ईद में हम 2-3 करोड़ बनते हैं, एंड इट्स अ हैंडसम अमाउंट। अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ हो। बट मेरे लिए जो ट्रिगर पॉइंट था, आपको भी शायद याद होगा, देयर वाज अ फोटो आई सॉ फ्यू ईयर्स बैक। पेशावर में एक कैमरा मैन ने हैंग कर लिया था खुद को। लाहौर में एक जर्नलिस्ट ने सैलरी ना होने की वजह से उसने खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली थी। कराची में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए। सिर्फ ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सैलरीज, ऑफ कोर्स हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारे मीडिया मालकान की भी वो नहीं है। हमारा अर्निंग जो है वो वैसी नहीं है जैसी यूरोप में या दूसरे ममालिक में होती है। तो इस वजह से उनके भी अपने मामलात हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे इंश्योरेंस के इदारे हैं। मैं चाहती हूँ, और मेरे ख्याल में उनको ये स्टेप लेना चाहिए था। इंश्योरेंस के इदारे हैं, और मुझे ये खुशी हुई, लास्ट नाइट आई वाज सिटिंग विद फ्यू फेलो मीडिया पीपल, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी इंश्योरेंस है, एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी कि माशाल्लाह चीज़ें चेंज हो रही हैं। और हम चाहते हैं सिर्फ ऊपर नहीं, जो है वो ग्राउंड लेवल तक जो है वो होनी चाहिए। हमारा एक फ्लोर मैनेजर, हमारा एक असिस्टेंट कैमरामैन, हमारा एक टेक्नीशियन जो है, उसको भी पता होना चाहिए कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के लिए कोई ना कोई उनके लिए थोड़ा सा सहारा होगा। सो दैट्स माय मिशन एक्चुअली। लवली, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाइमा अल्लाह शाही साहब हमारे साथ मौजूद थी जी। अब जो उनके प्लेटफॉर्म के तहत इनके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसके हवाले से भी मैं बता रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए, और आपको हमारे सेट पे बहुत सारी पेंटिंग्स और बहुत सारी खूबसूरत आर्ट पीसेस नज़र आ रहे होंगे। हमारे साथ जी इस वक्त आमना यासिर मौजूद है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। इनकी जो क्रिएटिविटी है वो इनकी पेंटिंग्स, इनकी जो आर्ट पीसेस है उसके अंदर नज़र आ रही है। हम आमना को वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपकी बहुत ज़बरदस्त आर्ट पीसेस लग रहे हैं। मैं ज़रूर आपसे आपके आर्ट पीसेस के हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ जी एक कायरोप्रैक्टर भी मौजूद है। ये टर्म हमने आम जिंदगी में बड़ी सुनी है, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रूटीन या जिनका जो ऑफिस वर्क है, जो बाय प्रोफेशन है, या जो कम्यूट कर रहे होते हैं, वो एक ही पैटर्न के ऊपर कर रहे होते हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस आपको फिजिकली उसमें फेस करने पड़ते हैं। आपकी कमर में तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों की नेक इशू स्टार्ट हो जाता है। इन सारी चीज़ों पर, या आप गलत पोजीशन में बैठे हैं, बहुत लंबे अरसे के लिए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, आपकी मूवमेंट नहीं, इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कायरोप्रैक्टर अब बहुत ज़्यादा टर्म हम सुन भी रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर असद मिर्ज़ा मौजूद हैं। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करती हूँ आमना, हमें थोड़ा सा बताएं अपना ये आर्टिस्टिक जर्नी कैसा रहा अब तक, और कब स्टार्ट किया आपने? आर्टिस्टिक जर्नी अभी तक तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चल रहा है। वैसे तो सिंस माय चाइल्डहुड मुझे बहुत शौक़ था आर्ट्स का, एंड माय मदर वाज एक्चुअली अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, सो आई लर्न फ्रॉम हर। आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, बट आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू माय मदर, क्योंकि मैंने उनसे सीखा। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी फैंसी डिग्री कि मैं किसी आर्ट कॉलेज जाके वहाँ से डिग्री ली, और माई डिग्री एक्चुअली इज़ वेरी डिफरेंट दैन द आर्ट। माई डिग्री इज़ इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओह वाओ। या सो बट दिस हैज़ ऑलवेज बिन माई पैशन। बचपन से मैं पेंटिंग करती थी, और अब
आके you know finally after so many years, although I've been doing that, but after so many years I finally decided to bring it out in public and show and share my art with the world. So फिर I came onto the social media platforms और I started getting a very good response in fact. थोड़ा मेरा जो आर्ट का स्टाइल है that is a little different, that is based on surreal art. Okay. So somehow initially I was a bit actually hesitant कि पता नहीं ये कैसा इसका Response response कैसा होगा, आए, yeah. लोग इस चीज़ को पसंद करें ना करें, but somehow probably they found it unique. उनको कुछ you know they could relate their emotions with the kind of art that I produce. So you know एक response अच्छा आया and I started enjoying it more and more and I'm just going forward. लवली। और आमना बहुत ज़बरदस्त आर्ट पीसेस हैं और मुझे हैरानगी और खुशी भी हुई है कि यू आर अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। आपकी मदर को जाहिर है आप एक चीज़ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और सीखने में बहुत फ़र्क होता है। तो कब आपको रियलाइजेशन हुई कि आप इतनी ज़बरदस्त आर्ट कर सकती हैं? आपके अंदर शौक जाहिर है पैशन होता है, लेकिन समटाइम जब आप कैनवस के ऊपर कोई चीज़ उतारे होते हैं तो उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल। सो वो तो मैं शुरू से ही करती आ रही थी। द फर्स्ट पेंटिंग आई रिमेंबर, वो घर में कुछ बचे कुचे मेरे पेंट्स थे, कुछ उसमें फैब्रिक पेंट्स थे। मैंने चार्ट पेपर लिया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली डिड इट, बट दैट वाज like about 15-20 years ago I would say. वो मैंने उस पर करना शुरू किया and I realized कि मैंने इतना उसको enjoy करना शुरू कर दिया and even the piece turned out to be so, I would say I was very happy और हर कोई कहे कि वाओ ये तुमने बनाया है। and the next thing I did was proper canvas पे बनाया और वो मेरे father ने फटाफट frame कराए and वो बस that's how the journey They got started. excited ना कि हमारी बच्ची के अंदर भी वो टैलेंट है। That's amazing. अच्छा जी डॉक्टर साहब, हमने ये कायरोप्रैक्टर वाली एक टर्म बहुत सुनी है और अब विद टाइम लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लोग कंसल्ट करना शुरू हुए। मैं चाहूँगी बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं है इस चीज़ से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। देखिए, कायरोप्रैक्टर का मतलब है डन बाय हैंड। जो इलाज आपकी ऑल बॉडी पेन्स को ट्रीट करने के लिए किया जाए थ्रू मैनिपुलेशन, स्पाइन एडजस्टमेंट, उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग जिसके साथ आपके पास आते हैं और एक कायरोप्रैक्टर उनको एड्रेस कर सकते हैं? कायरोप्रैक्टर मेन फोकस करता है आपकी बोन्स में, आपके नर्वस सिस्टम में, स्पाइन में, टू ट्रीट योर मसल्स, लेगमेंट, टेंडन्स, आपकी जितनी डिस्क के इश्यूज़ हैं, आपकी स्पाइन से रिलेटेड सर्वाइकल, जॉइंट पेन्स, बैक पेन, ऑल ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। और वो हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से आपकी स्पाइन जॉइंट्स की एडजस्टमेंट करके करते हैं। ठीक है, तो इश्यूज़ क्या किस वजह से आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा पोस्चर जो है, रात को लेट कर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, और जब थोड़ी देर भी हम हाथ थकते हैं तो फिर हम दो पिलो लेते हैं और फिर हमारा जो नेक का हेड से एंगल है वो बढ़ता है और हमें सर्वाइकल के इश्यूज़ आते हैं। और उस सर्वाइकल के इश्यूज़ जिसका मेन हमें जो कॉज करते हैं एट द लेवल ऑफ, अगर आप C5 C6, हमारी जो आपके 24 मूवेबल वर्टेब्राज हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने डिस्क दी हैं जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम कर रहे हैं। अब जब भी कभी आपकी किसी भी जगह पे बैड पोस्चर की वजह से, बेशक बाइक चला रहे हैं, बेशक लेट कर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कोई वज़न भी उठा रहे हैं, तो इन्हीं 24 जो मूवेबल वर्टेब्राज हैं, इनके अंदर जो डिस्क हैं जो एज ए शॉक अब्जॉर्बर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है। अब वही प्रेशर जिसका आपको ख़ास तौर पर सर्वाइकल के 5वें और 6ठे मोरे के ऊपर, जिसकी वजह से गर्दन, कंधे और फिर बाजुओं में दर्द आना शुरू हो जाता है, और लंबर के एट द लेवल ऑफ L4 L5, जिसकी वजह से कमर दर्द बड़ी कॉमन आपने देखी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जो पोस्चर की बात है, बहुत सारे लोग बाइक पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं, ऑफिस के अंदर हमारे पोस्चर ऐसे होते हैं। मोबाइल फ़ोन आई एग्री कि हमारी ये रूटीन और पैटर्न का हिस्सा है, बट किसी का प्रोफेशन ऐसा है कि उसने बैठना है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बैठना है और उसका पोस्चर उस तरह से ठीक नहीं है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, बैठना आपने बिल्कुल, हर बंदे ने अपने ऑफिस में भी बैठना है, बाइक भी राइड करनी है, बट उसमें आप लेडोसिस कर्वेचर, जो हम C शेप का झुक के स्लाउजी पोजीशन में बैठते हैं, उसको हम बदलें। लेडोसिस कर्वेचर जो S शेप में हमारा जो अल्लाह ताला ने कर्वेचर बनाया है, उसमें बैठना शुरू करें। बट इसके साथ साथ जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस किसी को भी पेशेंट को या किसी भी बंदे को हल्का फुल्का कोई खिंचाव गर्दन में या बैक में आ रहा है,
तो फिर फौरी तौर पे उसको बजाय कि हम सिर्फ पेन किलर्स खा के उसको सबसाइड कर दें, उसकी कॉज को रूट आउट ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये इशू क्यों आ रहा है, और वो इशू आप फौरी तौर पे अपना एक्सरे करवा सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारे इधर प्रॉब्लम आ रही है, हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी, कि हम अपने विटामिन्स के ऊपर फोकस नहीं रखते। और ख़ास तौर पे अगर किसी भी पेशेंट के साथ गर्दन में हल्का फुल्का दर्द आ रहा है, कमर दर्द आ रहा है, तो फिर फौरी तौर पे उनको ये 3 टेस्ट जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 फौरी तौर पे करवाना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। अच्छा आमना, मुझे थोड़े से अपने इन आर्ट पीसेस के हवाले से बताएं कि किस तरह के आपने पैटर्न्स को यूज़ किया है, क्या है जो आपकी सबसे फेवरेट है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। चले, सबसे फेवरेट एक्चुअली जो मेरी है, वैसे किसी आर्टिस्ट को ये कहना कि उसकी फेवरेट कौन सी चीज़ है, ये बड़ी गलत बात होती है, लेकिन स्टिल नो, दैट इज एक्चुअली होता है, हर आर्टिस्ट का एक फेवरेट पीस होता है दैट इज़ वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। ओके, देखें, जो आप किसी के लिए बनाते हैं ऑब्वियसली वो आप दिल से बनाते हैं, दैट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज वेल, बट दैट इज़ ऑल्सो मोर क्लोज टू द person you're making it for. Absolutely. But जो चीज़ आप अपने लिए बनाते हैं ना, that is actually, और जो आप अपनी feelings जिसमें निकाल के बनाते हैं, that is definitely much closer. Oh, lovely. So yeah, I don't think that's a wrong question. So this is one of the paintings जो मेरी personal favorite है, okay. Favorite, and I would say it's very close to my heart. Okay. It's very close to my emotions, very close to my feelings. इसका नाम है Unseen Hope. Unseen Hope. Unseen Hope. Okay. और इसको बेसिकली ये है कि यू नो इफ़ यू सी दिस पर्सन इज़ trying to instead of the face there is like a path which is being shown, और उस path में greenery है. So it kind of depicts के there is a person who is trying to find a path that he cannot see, but still there is hope at the end of the other side, जो कि आपको इस साइड पे नज़र आ रही होगी. So I mean this actually is pretty much relatable to every other person, जो कि you know आजकल के ज़माने में जिस लेवल का स्ट्रेस और जो सारी चीज़ें चल रही हैं, but I could really relate this to my experiences, to my life. So इस वजह से I feel personally very close to this one. That's amazing. Although most of my paintings are for sale, but somehow इसके बारे में थोड़ा सा reluctant feel करती हूँ. I can imagine. नहीं, ठीक है, अगर it's close to your heart then ठीक है. बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं, बट आई थिंक जो एक चीज़ आपके दिल के करीब हो, आपने उसकी अपनी एनर्जी, अपनी सारी जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर दिया, तो आई गेस या एब्सोल्युटली एग्जैक्टली. व्हेन आई स्टार्ट अ पेंटिंग, उससे पहले आई टेक एटलीस्ट 2-3 डेज, इनफैक्ट उससे भी पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है थिंकिंग का कि अच्छा इसको मैंने कैसे एग्जीक्यूट करना है, मेरे माइंड में ये आ रहा है, मेरी आजकल फीलिंग्स ये चल रही हैं, तो उसको मैं कैसे करूँगी. बेसिकली द theme of my paintings is these are surreal paintings. Okay. Surreal paintings are the kind of art that you execute not from your conscious mind, but it's from your unconscious mind. जो आपकी इनफैक्ट ये 1920s में डॉक्टर फ्रॉइड का आपने सुना होगा, उनकी जो थेरी ड्रीम बेस थी, सो उससे भी ये बहुत ज़्यादा आर्ट इट इज़ इंस्पायर्ड. एंड ऑल ऑफ दोज आर्टिस्ट जो सल्वाडोर डाली एंड स्पेशली रेनी मार्गरेट, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय देम. सो जो मेरा आर्ट है उसमें कहीं ना कहीं उनका जो एलिमेंट है इंस्पिरेशन का वो नज़र आता है, डिपिक्ट करते हैं. अच्छा, अभी आपने कहा कि आप कभी कभी सोचते हैं 2-3 दिन लगते हैं कि आपने ये चीज़ ऐसे एग्जीक्यूट करनी है. कभी ऐसा हुआ एज आर्टिस्ट आपको लगा हो कि मैंने ये सोचा है बट मुझे इसकी एग्जीक्यूशन में वो मज़ा नहीं आ रहा जो मेरे माइंड में चल रही है एक चीज़, और मैंने उसको सोचा है कि इस तरह से मैंने कैनवस पे उतारना है. अच्छा, ये प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट डज़ हैपन, इट हैपन्स विद एवरीबडी. हमने सोचा होता है कि अच्छा हम ये बनाएंगे, और फिर बीच में थोड़ा सा मूड चेंज होना शुरू हो जाता है. जब वो मूड चेंज होता है तो वो आप अपनी पेंटिंग को, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई डू, कि मैं उसको उस हिसाब से थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें डालना शुरू हो जाती हूँ. एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट दैट कम्स आउट वो इनफैक्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए. अब जैसे ये वाली पेंटिंग है दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दैट. हाँ जी, बिल्कुल हमारे कैमरे में मुझे नज़र आ जाएगी और मैं फौरन आपको दिखाऊंगी. सो ये वाली पेंटिंग है, इसमें इसका टाइटल है हर वायलेट रोज. इसकी भी थीम इस सरियल थीम है, एंड इट बेसिकली शोज के जो आपकी
appearance होती है, that doesn't matter, and what you feel inside That matters. which comes outside, that actually matters. So ये उसमें show हो रहा है. Wow. But ये कि the kind of flower that I had planned to make initially, I Yeah. did not make that, and I eventually ended up making this rose, which actually came उसी it वक्त on matches the with the entire spot आपके theme. दिमाग में जो चीज़ आई आपने उसको एग्जीक्यूट किया. बिल्कुल. That's amazing. That's amazing. I loved it. बहुत बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त. Thank you. अच्छा जी, डॉक्टर साहब, अब हमने पेन मैनेजमेंट करनी है, अपनी थोड़ा कॉन्शियस रहना है, हम इतने मेजर या सवेयर उस ट्रॉमा में ना जाएं फिजिकली, तो उसको प्रिवेंट करना है. जब हम एक कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं तो ये जो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, ये कितना टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी, क्या ये बहुत सारी सेटिंग्स आपको चाहिए होती हैं, और नॉर्मली कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं रिलेटेड टू कायरोप्रैक्टिस के आपकी बोन्स इफ़ेक्ट होती हैं अगर आप जाते हैं. इंटरनेशनली ये चीज़ बहुत मैंने ऑब्जर्व भी किया, और इनफैक्ट हमारे सामने बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, लोग जा रहे होते हैं. इज़ इट द राइट वे? जी बिल्कुल. ये आपका जो क्वेश्चन है, ये पेशेंट्स भी हमसे क्लिनिकल एग्जामिन में सबसे पहले ही उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितनी बारी आना पड़ेगा. इट्स डिपेंड कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है. ठीक है. अगर तो हम सिर्फ हल्की फुल्की दर्द और खिंचाव का सिर्फ कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्पैज़म हो सकता है जिसको चुक बोलते हैं, या आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन आ गई है जिसकी वजह से खिंचाव आ रहा है. तो वो तो 1-2 सिटिंग्स के अंदर अंदर ही आपका मसला हल हो सकता है. बट उसके साथ साथ हम कुछ उनको विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने ये अपना फॉलोअप लेना है ताकि मज़ीद हड्डियों में डीजेनरेटिव चेंजेस आपके ना आए. ठीक है. बट इसके साथ साथ जो दूसरी साइड पे हमें डिस्क बल्ज, जिनको मोरों का इशू हो गया है, डिस्क टीयर कर गई, फट के बाहर निकल आई है, स्लिप कर गई है और नर्व कंप्रेशन कॉज कर गई है, और एक बारी नर्व प्रेस हो जाए तो उसके ऊपर फिर जो माइलिंग शीट है, जो कोटिंग होती है, वो डैमेज हो जाती है. और फिर जिस तरह आपने अक्सर लोगों में देखा होगा शटिका के इश्यूज आ गए हैं, पेन रेडिएट कर रही होती है, वो आपके एट द लेवल ऑफ L4, L5 और L5S1 डिस्क स्लिप होने की वजह से आती है. जब वो एक बारी आ जाए तो इट टेक टाइम. बट उसके अंदर भी आजकल हमने अपनी क्लिनिकल एग्जामिन में देखा है 15 साल से लेके 80 साल तक पेशेंट्स आ रहे हैं. क्यों इतनी अर्ली एज में, क्या वजह? इसकी रीज़न ये है कि हम लोगों का आजकल सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं. बच्चे हर वक्त इंडोर एक्टिविटीज़ पेरेंट्स ने दे दी हैं कि आप टीवी के सामने बैठे रहें, गेम्स खेलते रहें, और हर तरह का जो पुराने दौरों में हमारे फोर फादर्स के दौरों में हेल्दी ग़िज़ाएँ जो हमारे साथ मिलती थी, आजकल खालिस ग़िज़ाएँ भी नहीं अवेलेबल हैं. तो जब आप सनलाइट के साथ एक्सपोज नहीं करेंगे, हत्ता कि पाकिस्तान में एवरी डे इज़ अ संडे, बट हम उसको ज़ाया करते हैं. और हम हमारी स्किन के साथ हम सूरज की रोशनी को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो नेचुरली विटामिन डी की तो डेफिशिएंसी हमारे अंदर चलते फिरते रह रही है. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बच्चों का जिक्र किया, ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है कि बच्चे भी इस तरह की पेन और इस तरह के इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं. ये आउटडोर एक्टिविटीज़ या सन एक्सपोजर ना होना तो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक कि हमें बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी, क्योंकि अगर इतनी अर्ली एज में इश्यूज़ हैं तो फिर बहुत लॉन्गर रन तो बहुत मेजर हो सकता है. देखिए, बच्चों में सबसे पहले तो हमने जिस तरह मैंने जिक्र किया, आपको सनलाइट का एक्सपोजर, उनको पार्क तक ज़रूर लेके जाएं. पार्क वाला जो एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स वाली जो फील्ड में एक्टिविटीज़ हैं, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये वाली शुरू ज़रूर करवानी चाहिए. इसके साथ साथ जो बैठने का, घर में अगर टीवी भी देखना है तो जो बैठने का स्लाउजी पोस्चर है कि आप ढीले होके बैठे होते हैं और आपकी बैक के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, बच्चों के बार बार पोस्चर को दुरुस्त करना चाहिए. और आपने जिक्र किया कि जिसका हमारी एक बारी डिस्क बल्ज हो जाए, नर्व प्रेस हो जाए, तो उसमें फिर पेशेंट को ट्रीट करने में हमें एज वाइज डिपेंड करता है. अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसको देखकर हमें फिर हड्डियां भी उनकी साथ साथ उतनी ही मजबूत करनी पड़ती हैं, ताकि बोन्स की डेंसिटी भी देखें. और ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन बना के एक प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें नर्व कंप्रेशन भी रिलीज़ करते हैं और आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो मजबूती है उसको भी मद्देनज़र रखते हैं. ये बहुत डॉक्टर साहब ऐसे फैक्टर्स बता रहे हैं जो हम आम जिंदगी में इतना आराम से कैजुअली नज़रअंदाज कर देते हैं. अगर किसी को कोई पेन है, कोई स्ट्रेस है, कुछ भी है, हम उसको मैनेज नहीं करते. अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, वॉक करेंगे, कुछ भी.
लेकिन ये फॉर द लॉन्गर रन आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपका एक स्पाइन के ऊपर आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसको अगर आप डिस्टर्बेंस होती है तो ये डेफिनेटली इट्स वेरी अलार्मिंग। अच्छा जी आमना, मुझे आप ये बताएं कि आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे होंगे, दे वांट टू नो कि आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर आप किस तरह से अपना काम अपलोड कर रही हैं, आपको कैसे रीच आउट किया जा सकता है? So my Instagram handle is at amna_amna_palette PALETTE। ओके, वहाँ पर मुझे रीच आउट किया जा सकता है। ऑल माई वर्क इज़ देयर। इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि नॉट जस्ट माई वर्क इज़ देयर, आई शेयर माई प्रोसेस ओवर देयर एज वेल। ओह लवली। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर जो मेरी प्रोसेस चल रहा होता है, इनफैक्ट जो मेरे चैलेंजेस भी आ रहे होते हैं, जो अगली स्टेज ऑफ पेंटिंग जो स्टार्ट होता है ना, जब स्पेशली पोर्ट्रेट्स में होता है कि व्हेन यू स्टार्ट दैट पेंटिंग और वो बिल्कुल एक आउटलाइन सी होती है, दैट इज़ द आई कॉल दैट अगली स्टेज ऑफ पेंटिंग। सो आई इवन अपलोड दैट। और उसकी रीज़न ये है कि लोग फिर जो रियल टाइम स्टोरीज से कनेक्ट कर पाते हैं, दे कैन एक्चुअली सी द होल जर्नी, दे कैन कनेक्ट देमसेल्व्स विद द होल जर्नी। एंड स्पेशली जो मेरे कस्टम मॉडल्स होते हैं उनसे तो माई वे ऑफ प्रेजेंटिंग द पेंटिंग इज़ नॉट, आई बिलीव इट्स नॉट जस्ट द फाइनल प्रोडक्ट, आई बिलीव इट्स द होल जर्नी दैट दे वुड वांट टू एंजॉय। आई इंश्योर दैट दे एंजॉय दैट। मैं उनको साथ साथ फर्स्ट लेवल से इवन द प्लेन कैनवस आई ऑल्सो शो दैम, उसके ऊपर जो बेसिक स्केच हुई है उसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है, I do that on my page, I do that with my clients, because I personally believe it's not just the final product. I want them to actually connect with the story, and I want my audience to connect with what actually is being produced and what actually is the end result. So that is all on my idea कि आप वो पूरा प्रोसेस दिखा दिए, क्योंकि नॉर्मली हम जब एग्जीबिशंस या इस तरह का कोई भी आर्टिस्ट होता है वो अपना आर्ट पीस बताता है, एक्सप्लेन करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जैसे लोग जो होते हैं बिल्कुल जिनको कोई सेंस नहीं होती आर्ट की, वो अजीबोगरीब सवाल भी कर लेते हैं, दे कांट कनेक्ट। लेकिन बट आई थिंक कि ये बहुत अच्छा और ब्रिलियंट आइडिया है। अच्छा आमना, मेरे पीछे एक पेंटिंग है जिसके हवाले से मुझसे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे पूछें, ये वाली, दिस वन, टेल अस अबाउट इट, इसका आइडिया और थॉट प्रोसेस। अच्छा, अब ये वाली एक मुझे स्पेशल ऑर्डर आया था, ओके, और उसमें व्हाट द क्लाइंट वांटेड वाज कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई स्पेशलाइज इन, आई वांट द एक्सपीरियंसेस एंड आई वांट द फीलिंग्स टू बी हाईलाइटेड। सो ही एक्चुअली वांटेड समथिंग जो उनकी लाइफ और उनके एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट करे। लवली। या सो I don't do the exact facial portraits, but I do the depiction portraits, or depiction portraits are the depiction of the experiences, they are the depiction of the personality, they could be the depiction of just anything you like. अब जैसे ये इसकी अगर हम बात करें exactly, so that person is a corporate level person who is actually always juggling between time and how to manage their personal life and how to manage the emotions and all. So this painting is basically a balance between how they would, the person would want to keep the balance between time and the light. और ये जो उसके हाथ में कैंडल है, स्मोक जा रही है टुवर्ड्स द क्लॉक, इट इज़ एक्चुअली डिपिक्टिंग द सेम, वेरी सेम आइडिया। लवली। अच्छा मुझे आमना, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में? So it takes about 3 weeks. 3 weeks? It does. क्योंकि इतनी details होती हैं, and then there's a lot of thought process involved as well. And as I told you that I इंश्योर कि मैंने उसको पूरा जर्नी भी रिकॉर्ड करना है, सो ऑल ऑफ द थिंग्स आई वांट टू कीप साइड बाय साइड, तो इट टेक्स मिनिमम 3 weeks फॉर मी टू एग्जीक्यूट। लवली लवली। और ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट अगर इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट पुट कर रहा है तो जाहिर है उसकी आर्ट और उसकी जो सारी आर्ट पीसेस हैं वो उतनी अप्रिसिएशन भी डिज़र्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाई जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमने आपकी मुलाकात, आपको रोज़ हम कुछ ना कुछ डाइवर्स शख्सियात से मिलवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहे होते हैं, और आज भी उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मेरी कल और परसों छुट्टी है, लेकिन आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि आपके कई अफसाने मायूसी और अफसरदगी से भरे हैं।
मैंने तो वही पढ़ के खुदकुशी कर ली। देखो बख्तियार, तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या। ये जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट